या इस टर्म की आपको जानकारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बेसिकली बचपन से इसके बारे में जानते हैं। सो द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर, इनफैक्ट आज जो हम करेंगे वो ऑलमोस्ट ऐसे सारे टर्म्स होंगे जो अपने 9th स्टैंडर्ड में किए हैं। दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग कि आप लोग अगर इसको रिवाइज करके बैठोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड आई विल बी सेंडिंग यू दोस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर आप आज इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे। सी स्टूडेंट्स, अपना एम वही है, वी वांट टू डू आवर बेस्ट। ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि वो बेस्ट करे, हर टीचर चाहता है कि उससे जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट का सबसे बेसिक तरीका यही है कि भाई रोज काम करने का। फर्क ये रहेगा कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ बच्चे वो 15 मिनट में खत्म करेंगे, कुछ जन 25 मिनट में खत्म करेंगे, कुछ 45 मिनट में खत्म करेंगे, किसी किसी को 1.5 घंटा लग जाएगा। पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये टाइम ग्रेजुअली कम होते जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्टॉप अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। अपनी भाषा को डेवलप करना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको अपने को कम से कम टाइम में डिसाइफर करना है और उसको सॉल्व करना है। दैट इज ऑल दैट वी हैव टू डू। चलिए, एनीवेज, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट अपना थ्योरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, एनएलओजी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें होता है स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? Every particle of matter attracts every other particle of matter in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, तो ये है आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो बट पूरा स्टेटमेंट नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो न्यूटन का लॉ है। तो उसमें जो वर्ड्स यूज किए थे, तो अब जैसे एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके जगह पे आप अगर लिखना चाहते हो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, चलेगा। दैट इज अंडरस्टूड, उतना चलेगा। तो आप थोड़े वेरिएशंस कर सकते हैं बट पूरा का पूरा लॉ अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। सो every particle of matter attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना स्टेटमेंट। ऐसे ही प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये रोज सुबह से शाम बोलते रहता हूँ और मेरे को याद हो गया। हाँ, पर मैं साल में 1 बार 2 बार ये बोल लेता हूँ और ये चीज मैं पिछले 15-20 सालों से कर रहा हूँ, तो इसके लिए इतनी अच्छी तरह से करो। आप अगर इसको रोज बोलना शुरू करोगे तो आप भी ऐसे ही बोल पाओगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बोला न्यूटन साहब ने? देखो, न्यूटन साहब बोलते हैं दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the distance between them. बहुत बढ़िया तन्वी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे। देखिए, आपका जो, या आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो थियोरी से स्टेटमेंट बना सकते हो या स्टेटमेंट की मदद से इतना ध्यान में रख के आप थियोरी खुद से लिख सकते हो। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला? न्यूटन साहब ने यही बोला ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी 2 बॉडी है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. अब इसको, ये दोनों स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दीजिए आप। तो आप लिखोगे F is proportional to M1 M2 upon R square। प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, तो हम क्या करते हैं भाई? हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। सो F इज इक्वल टू G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट along with the explanation. So क्या था मेरे पास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन. सो स्टेटमेंट का 1 मार्क मिलता है, ये जो आपने लिख दिया स्टोरी इसका 1 मार्क मिलेगा. अब इसमें नया क्या है, इसमें नया है हमारा वर्किंग ऑफ वेक्टर्स. अभी तक हमने 9th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसमें क्या हम नया सीखने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिए. तो 9th स्टैंडर्ड में हमने इसको वेक्टोरियली डील नहीं किया था, इतना ही करके अपना काम हो गया था. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेक्टोरियली. तो मेरे पास में ये दो बॉडीज है, ये हो गया F12 फोर्स एक्टिंग. इसको कैसे पढ़ने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से F12 इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 या बिकॉज ऑफ 2. फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 by बॉडी 2, मतलब 2 1 को खींच रहे हैं अपनी तरफ. सिमिलरली जब आप बोलोगे F21, so F12 and F21 both are attractive in nature. F21 का मतलब क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 by बॉडी 1. तो सेकेंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी अपनी तरफ खींच रहा है. अगर आप लिखोगे FAB, फोर्स एक्टिंग ऑन A बिकॉज ऑफ B या बाय B, ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अरे यार मैंने तो 1 2 याद किया, उसने मेरे को AB दे दिया, कुछ भी नहीं. कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि भाई फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. F12 F21. तो देखो 2 मार्क तक आपका आंसर इतना ही है. ये आपने जो लिखा है ये हो गया अपना 2 मार्क. और आपको वो 3 मार्क के लिए जब क्वेश्चन पूछेगा और लिखेगा गिव इट्स वेक्टर फॉर्म, तो अब आपको वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, ध्यान से देखिए. F12 आप लिखोगे G M1 M2 R12 स्क्वायर R21 कैप. अब यहां पर देखिए इधर एक माइनस साइन है. अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है कि अरे यार अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक माइनस साइन आ गया, ये R21 आ गया, अभी ये क्या स्टोरी है. भी डिस्कस दैट. उसके पहले हम लोग F21 भी लिख देते हैं. F21 हम लिखेंगे माइनस ऑफ G M1 M2 तो देखिए ये माइनस साइन किस वजह से आया है उसको समझिए. F12 ये रहा, बट R21 किधर है. R21 का मतलब है आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड गोइंग टुवर्ड्स 1. दिस इज R21. When I write R12 मतलब मैं 1 से मेजरमेंट चालू कर रहा हूँ और 2 की तरफ जा रहा हूँ. तो इफ यू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ F12 एंड R21, F12 is the force acting on 1/2, इस तरफ जा रहा है. Now if I am starting measuring from body 2 towards 1, तो ये मेरा हो गया R21. तो R21 का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट. F12 का डायरेक्शन किधर है, राइट. तो वेक्टोरियली ये लोग किधर है एक दूसरे के, ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन. तो F12 जब आप लिखते हो वो R21 के कैसा है, वो R21 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यू गेट दिस माइनस साइन. F21 ये देखो F21 किधर है, लेफ्ट. R12 so I'm measuring from 1 and going towards 2. so R12 जब मैं मेजर कर रहा हूं तो मेरा R12 is towards right, F21 is towards left. तो वेक्टोरियली since they are opposite to each other इसके लिए माइनस साइन. Therefore F12 bar
is equal to minus F21 bar. So my dear students, ये हो गया अपना 3 मार्क का आंसर। देखिए 2 मार्क तक कैसा रहेगा, आप स्टेटमेंट दोगे, आप ये मैथमेटिकल फॉर्म दो 2 मार्क्स। बट सेम क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए पूछता है, भले ही वो सामने से आपको ना बोले कि वेक्टर फॉर्म दे दो, हो सकता है उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, आइडियली वो लोग लिखेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो बाई चांस 3 मार्क दिख रहा है आपको और उसने नहीं लिखा है कि गिव द वेक्टर फॉर्म, स्टिल आप डायग्राम आफ्टर ड्रॉइंग दिस, यानी आफ्टर राइटिंग दिस, इसके बाद ये वाला डायग्राम बनाइएगा, वो ओरिजिनल में चेंज नहीं करना, ओरिजिनल पहले वैसा ही छोड़ देना। ये डायग्राम स्पेशली बनेगा वेक्टर के लिए, तो वेक्टर के लिए आप ऐसा डायग्राम बना देना, या फिर स्टार्टिंग में अच्छे से बनाना, बड़ा बनाना, वही डायग्राम के अंदर चेंजेस मत करना, ओरिजिनल डायग्राम ही इस प्रकार से बनाना कि F12, F21, R12, R21 क्लियरली अच्छे से दिखाई दे, एंड देन यू कैन राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म। So this is your vector form with the help of which you get your another one. एकदम ही जल्दी रहेगा। देखिए हर चीज का सलूशन है आपको, आपको एकदम जल्दी है या आप कंफ्यूज हो गए, आप भूल गए, यहां तक कोई चेंज नहीं। ये डायग्राम में F12, F21 आपको बाय चांस नेमिंग भी नहीं याद आ रहा है। चलिए अंजलि जी एक बार फिर से देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। अब ये वो हिसाब से हम करेंगे कि बाई चांस हम एग्जाम में भूल गए कि यार मुझे वेक्टर फॉर्म लिखने को नहीं आता, ठीक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वेक्टर फॉर्म, नाउ व्हाट डू आई डू। यहां तक आपको बचपन से याद है, आपने यहां तक लिख दिया, फिर से एक बार डायग्राम बनाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट्स अट्रैक्टिव इन नेचर। ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये इसको खींचा F1 लिख दो, ये इसको खींचा F2 लिख दो। इतना तो यार 10वीं पास बच्चे हो, इतना तो कर ही सकते हो कि F1 M1 वाला F1 लिख देना, M2 वाला F2 लिख देना, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता किसी को। अब आगे देखो, इसके बाद आप लिखो F1 बार इज इक्वल टू F2 बार विद द माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। कम से कम इतना भी लिख दोगे आप, आपको आपके वेक्टर फॉर्म का मार्क्स टीचर धर्म खाते में दे देगा कि चल भाई इसने लिख दिया है, इसको मार्क्स दे। आइडियली ये होना चाहिए, दिस इज द आइडियल सिचुएशन, दिस इज अपना वर्स्ट कंडीशन सिचुएशन। इससे नीचे नहीं गिर सकते आप, इतना तो आपको कम से कम लिखना पड़ेगा टू गेट दैट 1 मार्क ऑफ द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके, अब चलिए एक बार फिर से वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार वेक्टर फॉर्म वापस समझा दो। तो क्योंकि हमारे पास 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, हमारे पास फोर्स एक्ट हो रहा है, पहले बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F12, दूसरे बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होगा वो है F21। फॉर्मूला क्या बोलता है? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो इधर है वो इधर, तो R12। नाउ R12 सेम डायरेक्शन है, मतलब R21 ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ। So here what we are doing is we are measuring the distance from this second body. कौन खींच रहा है फर्स्ट बॉडी को? कौन खींच रहा है? ये दूसरा बॉडी खींच रहा है, तो मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। तो R21 जो है वो इधर से चालू होगा, F12 और R21 का डायरेक्शन क्या है? F12 और R21 का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये आप लिखो R21 कैप विद द माइनस साइन, तो इधर माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली F21 जब आप लिखोगे Gm1 m2 R21 स्क्वायर, पर जब हम R12 से मेजर करेंगे, क्यों R12 से? क्योंकि फर्स्ट बॉडी खींच रहा है सेकेंड बॉडी को,
So from where is the force acting? The force is acting from this line. So this is R12. अंजलि जी क्लियर है क्या? ओके ग्रेट. चलिए तो ये हो गया आपका 2 मार्क 3 मार्क आपके इसमें इन्वॉल्व हो गए. अब एक और क्वेश्चन में चलते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर से ही बनता है. दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल जी. कि ये कैपिटल जी क्या चीज है? कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये है कैपिटल जी का नाम. इसका वैल्यू 6.673 कभी कभी लिया जाता है या 6.67 लेते हैं. 10⁻⁻11. चलिए अब आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहूंगा. इसका यूनिट बताइए. वेरी गुड अंजलि. इसका यूनिट बताइए. शाबाश निशा, बहुत बढ़िया. वेरी गुड अंजलि. सो कैपिटल जी चाहिए. ये देखो आर स्क्वायर को ऊपर भेजो, m1 m2 को नीचे भेजो, तो आपको मिल जाएगा इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. शाबाश, बहुत बढ़िया. चलिए बहुत बढ़िया. वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड. दैट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वाज कमिंग टू. और फिर स्टूडेंट्स हमको इस जी का निकालना है डायमेंशंस. इसका अगला क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो रहेगा इसका डायमेंशन. सो डायमेंशन इधर लिख रहा हूं मैं. दिस पार्ट इन ब्लू रिप्रेजेंट्स कैपिटल जी. ये कैपिटल जी का इंफॉर्मेशन है. सो डायमेंशन देखिए, f r square upon m1 m2. what is f? l1 m1 t minus 2. r का स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो गया मतलब l3 हो गया. l3 m1 t minus 2 डिवाइड बाय m स्क्वायर हो गया. सो l3 m minus 1 t minus 2. तो स्टूडेंट्स इसका पिक ले लीजिए फिलहाल. ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ के में क्या क्या आएगा देखिए. आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, आपका वेक्टर फॉर्म आएगा एंड कैपिटल जी का इंफॉर्मेशन देखिए अलग से आपके पास आ गया. प्लीज टेक अ पिक. Done. Okay, students, so let's move ahead to the second point, which is acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is small g. बहुत बार small g और capital G में गड़बड़ किया जाता है. ये है acceleration due to gravity मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो जितना भी आपका वर्टिकल मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग यही वाला टर्म लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज स्मॉल g. चले इसके दो डेरिवेशंस करेंगे हम लोग. दिस वन वी हैव अ बॉडी जिसका मास स्मॉल m at a distance r from the center of earth. This is earth. Earth का मास कैपिटल m.
हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्मॉल जी का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो स्मॉल जी case 1, where is the body? The body is on the surface of earth. So point number 1 is the story, let. Now what is let? Capital M mass of earth, capital R radius of earth, small m is the mass of the body. Where is it situated? On the surface. तो ये जितना स्टोरी है ये आपका फर्स्ट पॉइंट। देखो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो अपना फर्स्ट पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी अपन ने क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the gravitational force F is equal to, now what is this F equal to? G m छोटा m r square। बोलो भाई पॉइंट समझा? सेकेंड पॉइंट सबके समझ में आया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स F इट इज गोइंग टू बी G बड़ा M, पहला बॉडी दूसरा बॉडी, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। डन है? सेकंड पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है मेरे पास वेट ऑफ द बॉडी। So how do we calculate the weight of the body? What is the weight of this body? So weight of the body, write as mg। बहुत बढ़िया सफा, बहुत बढ़िया बेटा। So weight of the body is mg। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो weight of the body है यही तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वेट ऑफ द बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर वन एंड द सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट प्रोवाइड करता है। सो पॉइंट नंबर 4 देखिए, एज weight is provided by whom? It is provided by the gravitational force. So we write mg is equal to gmm upon r square। तो अगर ये gmm upon r square है, कुछ कट हो रहा है क्या? देखो स्मॉल m कट हो गया, आपको मिल गया g is equal to gm अपॉन r स्क्वायर। देखिए आपके पास पूरा डेरिवेशन आ गया स्मॉल g का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपके पास डेरिवेशन आ गया। सो स्मॉल g is gm upon r square। now students, there are certain things that you have to remember, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसमें क्या क्या चीजें आ रही है ध्यान दीजिए। ये जो कैपिटल G है, जैसे आपने कैपिटल G का वैल्यू लर्न किया था, वैसे ही मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to 24 kg। So remember this, this is your 6 into 10 raised to 24 kg। The radius of earth, this is 6400 kilometers। तो radius of earth 6400 kilometers। Capital G 6.67 10 raised to -11। तीनों वैल्यूज वालों में आपको सब्स्टिट्यूट करके G निकल सकता है। यस, G का वैल्यू
जो हम यूज करते हैं इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज अगर वो क्वेश्चन में नहीं देगा तो अपने को खुद यूज करने का, किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हो सकता है कि ना दे, तो जहां पे भी जरूरत है। अब आप ऐसा मत करना कि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइंड कैपिटल जी और आप लिख के आ गए 6.673। जब वो कैपिटल जी पूछ रहा है मतलब स्मॉल जी एम और आर स्क्वायर दिया है, अब इसको सॉल्व करो, इसके आसपास आपको वैल्यू आ जाएगा। और ऐसे केस में वो जानबूझ के 9.8 नहीं देगा, वो 9.78 9.82 ऐसा कुछ तो भी वैल्यू देगा, सो दैट आपको एग्जैक्ट 6.673 ना है। बेसिकली वो चाहता है कि आप कैलकुलेट करके आंसर दे दो। बट जब आप एंट्रेंस के हिसाब से करोगे उस टाइम पे ये सारे वैल्यूज अपने को याद रहने चाहिए। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज और अपन इसको यूज कर सकते हैं। मास ऑफ द सन, ये भी लिख के रखिए, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg। कभी आपको लगता है जरूरत पड़ रहा है तो यू कैन यूटिलाइज दिस वन। अब देखिए, जब हमने लिखा इसको केस 1, इसका मतलब और भी कुछ तो केस पॉसिबल होगा, राइट? तो इसका पिक ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। और अब आपको एक क्वेश्चन समझने का फायदा पूरा का पूरा मिलेगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, केस 2 में। ओके ऋषि, थैंक यू। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम करेंगे केस 2। आई लव दिस व्हेन आई गेट टू डू दिस, सच में। सो केस 2, व्हाट आर वी डूइंग नाउ? We will take this body to some height h. So case 2 is at some height h. अब देखिए, एक आंसर आप कर चुके हो, दूसरे आंसर में क्या चेंज किया उसने? ये डिस्टेंस चेंज किया है। कॉन्सेप्ट समझ लो। कैपिटल एम बदला क्या? नहीं। आर बदलेगा क्या? नहीं। स्मॉल एम बदला क्या? नहीं। क्या बदल गया? सिचुएटेड है। सो वेयर इज इट सिचुएटेड? वेरी गुड तन्वी। वेयर इज इट सिचुएटेड नाउ? इट इज सिचुएटेड एट सम हाइट h। तो अब सेकंड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर। इस बार आपका डिस्टेंस कितना है? अभी आपका डिस्टेंस है r प्लस h, तो ये हो गया r प्लस h द होल स्क्वायर। weight of the body mg. Now what we do here is just for the second case हम इसको नाम लिख देते हैं gh, नहीं तो फर्स्ट केस है कि सेकंड केस है पता ही नहीं चलेगा। कोई कोई बुक में g डैश लिखते हैं, आप g डैश लिख दीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है लिख दीजिए। आई प्रेफर राइटिंग gh क्योंकि मुझे समझता है कि मैं हाइट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सो हियर वी से द वेट इज mgh। सो ये mgh हो गया। वेट इज सेम एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, सो gh इज इक्वल टू Gmm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। स्मॉल m कट हो गया, सो gh इज इक्वल टू r प्लस h द होल स्क्वायर। अब आपने ये दो आंसर किया, अब यही आंसर सेकेंड आंसर से फर्स्ट आंसर पे पहुंचे। इफ यू ब्रिंग दिस डाउन, कैन आई से h इज 0, पुट h इक्वल टू 0, तो पुट h इक्वल टू 0 gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी अपन ने डेरिवेशन किया है अभी, ये करेक्ट है। तो अगर आपको एग्जाम में वो, अब आइडिया सुनो, देखो एक होता है कि अपन ने पूरा प्रोसीजर समझा, दिस इज द प्रोसेस,
इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है या पहली बार समझा जाता है। बट जब मुझे एग्जाम में लिखना है तब देखिए हम कैसे अपना दिमाग लगा सकते हैं। एग्जाम में आप केस 2 पहले लिख लें, ऑलवेज राइट केस 2 फर्स्ट, डोंट राइट देयर केस 2 ना। उसको क्या मालूम है एग्जामिनर को कि आपने कौन से तरीके से 1 और 2 लर्न किया। सो यू राइट देयर केस, बॉडी इज वेयर एट सम हाइट एज, आपने ये पूरा डेरिवेशन कर दिया। नाउ द सेकेंड केस, केस 2, if the body is on the surface of earth h is equal to 0 और therefore आपका ये जो फॉर्मूला है gm r प्लस h को आपने 0 डाला, आपका आंसर आ गया। आपने दोनों फॉर्मूला दिखा दिया बिना 2 बार आंसर लिखे। सी दे आर इंटरेस्टेड इन आंसर्स, उनको भी गधा मजूरी नहीं चाहिए। दे ऑल्सो नीड स्मार्ट पीपल कि हाँ यार इसने मेरे को दोनों फॉर्मूला फटाफट बता। तो अगर आपने पहला केस पहली बार लिखा और फिर सेकंड केस लिखा तो भाई आपको 2 बार लिखना ही पड़ेगा, पूरा स्टोरी रिपीट मारना पड़ेगा। बट अगर आपने सेकंड केस पहले लिखा और बाद में h इक्वल टू 0 डाल दिया तो अपना काम देखो कितने अच्छे से हो गया। तो हम इसको सेकंड केस को फर्स्ट लिखने का एग्जाम में और अभी सेकंड केस रिपीट करो। चलिए पिक ले लीजिए। डन, ओके। अब देखिए आपने क्या क्या फॉर्मूला अभी तक किया है, जरा देख लीजिए। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जब हमने इतना सा ये वाला पार्ट हमने 9th में किया हुआ है, बट तब हमने कभी इसको एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था। अभी ध्यान दीजिए, आपने किया है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R छोटा बड़ा वो अपने ऊपर है। G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। GH is equal to GM upon R square, R plus H। अब स्टूडेंट्स देखिए, इतने पे भी वो अपने को कितना रुला सकता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, रुला सकता है। पहले बॉडी का मास डबल किया, दूसरे बॉडी का मास हाफ किया। पहली बार फोर्स इतना था, दूसरी बार फोर्स कितना, तो पहले बॉडी में डबल किया फैक्टर इज 2, दूसरे बॉडी में हाफ किया डिवाइड बाय 2, 2 2 कट हो गया, फोर्स उतना ही रहेगा जितना पहले था। सिर्फ एक का डबल किया तो फोर्स क्या होगा, डबल। दोनों का मास डबल डबल किया तो 2 2 जा 4 टाइम्स। दिस इज इन द डिनोमिनेटर। तो अगर आपने डिस्टेंस बिटवीन देम डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स बिकम्स 1/4। अगर आपने डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ कर दिया तो 1/2, 2 जाएगा ऊपर, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए पहले हमने इलास्टिसिटी किया, उसमें हमने ये धीरे धीरे सीखा। अब यहां पर हम इस पे एक्सपर्ट बनेंगे। एफ को क्या क्या रिलेट करता है देखो। अगर वो जी तो कांस्टेंट है, जी इज आउट। अगर आपके थ्योरी में क्वेश्चन में वो डिस्टेंस का नामो निशान कुछ नहीं है तो हटा दो इसको, क्या जरूरत है। फिर देखो एक मास का वैल्यू बढ़ा है उसने कि दोनों मास का वैल्यू बढ़ा है। एक का बढ़ा है तो एक के ऊपर इफेक्ट दिखाओ, दोनों पे बढ़ा है तो दोनों का इफेक्ट दिखाओ। मास और डिस्टेंस बढ़ा है तो मास और डिस्टेंस का इफेक्ट दिखाओ, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द इन द सेकेंड केस। अभी अपने को जी देखिए, जी ये इतना सही फॉर्मूला दिखता है, बट ये आपके पास टर्म है मास। What is mass? Density into volume. What is volume? Earth is a sphere, so it is 4/3 pi r cube. तो वो एंट्रेंस में क्या करता है, आपको ये नहीं देता है। वो बोलेगा आप एक प्लैनेट पे हो, उसका डेंसिटी इतना है। अब आप दूसरे प्लैनेट पे चले गए, उसका डेंसिटी पहले वाले से इतना टाइम्स,
उसका रेडियस पहले वाले का इतना टाइम्स, अब बताओ नया जी क्या रहेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सिर्फ यही फॉर्मूला मत देखिए आप, आपके फॉर्मूला को आपको एनहांस करने को आना चाहिए। सो योर जी, when you convert this in density and r cube, ये देखो r square कट हो जाता है इसके साथ, तो your g it is proportional to density into radius। मतलब अगर आपका क्वेश्चन में डेंसिटी और रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है, सो देन दिस इज द रिलेशन। अगर सिर्फ मास से काम हो रहा है तो ये काम बराबर चल रहा है, मास के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ रेडियस है तो अपन इधर पे आराम से करेंगे कि रेडियस इतना हो गया, रेडियस उतना हो गया, मास को इन्वॉल्व नहीं किया, मास इज द सेम, सो आपका जीएम वाला टर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर मास चेंज हुआ है, अगर वो मास को चेंज कर रहा है तो आप उसको डेंसिटी वॉल्यूम के फॉर्मेशन में कुछ दे रहा है, तो देन दिस इज द, तो ये दिखता नहीं है, डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस अगेन कमिंग टू दिस वन। अब ये जो है ये इन दोनों से रिलेशन है, ये पहले बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब मैं उसको अर्थ के रेडियस के आधा r/2 डिस्टेंस ऊपर लेके गया, ये ध्यान से देखने का, हाफ द रेडियस ऊपर लेके गया, 1/3 रेडियस ऊपर लेके गया, कितना ऊपर लेके गए तो आप h का वैल्यू डिसाइड कर लो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन फॉर यू कि मैं हाइट r/2 हाइट से ऊपर ले गया, तो हाउ व्हाट इज द न्यू जी h या व्हाट इज द न्यू जी, कुछ नहीं करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, r के h के जगह पे r/2, सो r प्लस r/2, एक प्लस आधा इज डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो ये 3 हो गया, नीचे 2 आ गया तो वो 2 ऊपर चला गया, ये 2/3 है, इसका स्क्वायर करिए 4/9 टाइम्स, तो पहले जो भी g था उसका 4/9 टाइम्स अभी आपको वैल्यू मिलने वाला है। और सिर्फ g ही नहीं, अगर वेट रहेगा तो वेट भी उतना ही होगा। वेट इज व्हाट, प्लीज रिमेंबर, वेट इज mg, m कभी चेंज नहीं होता। तो ऑन अ प्लैनेट इफ इट इज 72 न्यूटन्स, और ये अभी जैसे स्टोरी आपको सुनाया कि आप इतना हाइट के ऊपर लेके चले गए, तो नाउ व्हाट इज द न्यू वेट, तो इट इज गोइंग टू बी 4/9 into 72, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, सो उसका नया वेट 32 न्यूटन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आते हैं और इस तरीके से उसको टैकल करने को आना चाहिए। आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन विद दिस, क्योंकि ये जो पार्ट था ये कंपैरेटिवली नया है। अपने को लगता है अरे क्या यार ग्रेविटेशन अपने को बचपन से आता है, बट वो बचपन में अपने को एंट्रेंस नहीं करना था, तो 11th 12th में थोड़ा सा अलग रहता है।